ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास हो रही हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, थ्रू अ गिवन एरिया, तो उस एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। आया समझ में? नहीं आया? ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया होता है उसका डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर इसे कैलकुलेट करना हो तो। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो अगर मैं कोई बहुत छोटी एरिया के लिए इसे करूंगा, बहुत ही छोटी एरिया के लिए करूंगा, तो छोटा जो हाँ डी फाई मतलब छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो कितना हो जाएगा मेरा? वो हो जाएगा E इंटू डी ए का डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट तुम्हें पता ही है, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? E डी ए कॉस थीटा। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं है? जी भैया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर जो ये थीटा होता है, ये क्या होता है? ये होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेते हैं। अब एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आपने पढ़ा नहीं अभी तक। तो एक तरीके की वेक्टर एक तो होती है वेक्टर क्वांटिटी, होती है स्केलर क्वांटिटी, और एक क्वांटिटी और होती है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसको क्या कहते हैं? टी से ऐसा है, हाँ टॉर्सल, पता नहीं कुछ ऐसा नाम है उसका। तो ये क्वांटिटी अगर मतलब ये कभी स्केलर की तरह बिहेव करेंगे और कभी किसकी तरह बिहेव करेंगे? ये वेक्टर की तरह। तो एरिया वही है, तो टी सही है इसका नाम, चलो छोड़ो, मिल जाए शायद, नहीं चलो इधर आ जाओ। तो जैसे छाता होता है, मतलब तो अम्ब्रेला होता है ना, ये देखो, तो इसमें डंडा लगा रहता है ये, तो ये तो एक एरिया हो गया, और ये जो इसका डंडा है ये इसका हो गया एरिया वेक्टर। तो इसको यूनिट वेक्टर से भी शो कर सकते हैं हम इसे। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, तो जैसे जैसे बारिश पड़ती है हम इसका एंगल चेंज करते हैं या नहीं करते? करते हैं नहीं करते? आ गया समझ में? अब ये जो एरिया वेक्टर होता है, इसका जो भी सरफेस होगी, जैसे मान लो ये सरफेस है, तो उसके परपेंडिकुलर आप ये कह सकते हैं एरिया वेक्टर होता है, उसके परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया वेक्टर होता है, आप ऐसे समझ लो। तो आप इसे यूनिट वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एरिया वेक्टर कह सकते हैं। जो भी सरफेस होगी, अगर ये सरफेस है आपकी, जैसे ये सरफेस है, तो इस सरफेस पे जहां भी तुम देखोगे तो वहां पर तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। तो इस एरिया का ये एरिया वेक्टर हो गया या यूनिट वेक्टर हो गया। बताओ समझ में आया नहीं आया? आगे समझ में? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? तो ये भी फ्लक्स हो गया। तो टोटल फ्लक्स, अब ये तो हमने छोटे एरिया के लिए फ्लक्स निकाला कि डी फाई इक्वल्स टू ई और डी ए का डॉट प्रोडक्ट, और डी फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। और ये थीटा भी तुम्हें पता चली गया, थीटा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे मान लो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है नहीं, और यहाँ पर ये आप मान लो कि ये आपका कोई एरिया है। तो अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, तो वो किधर होगा? इधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ। तो ऐसे मान लो कि ये एरिया वेक्टर हो गया और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनके बीच में ये क्या होगा? आपका एंगल। बताओ क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सबको समझ में आ गया? ऐसे समझो कि ये हमारी क्या है? एरिया। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इस केस में अगर हम ऐसे लेके चलें तो बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर ही होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इधर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा इस समय? 0। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही होंगी? मैक्सिमम। आया समझ में नहीं है? और अगर मैं इसे ऐसे रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी? ऐसे। ठीक है, अभी पढ़ेंगे भी इसे हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे पास होंगी? ऐसे, बहुत सारी। और ये इसके कैसे रखा हुआ है? 0 डिग्री पर। ये इसके पैरेलल रखा हुआ है। तो इस समय एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऐसे। और ये कैसे? ऐसे। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अभी करेंगे, ज्यादा टेंशन मत लो। तो ये तो छोटा है, ये तो किसी छोटे एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो पूरे के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन। तो ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये भी 0 से फाई यानी पूरा, और ये 0 से कितना? ए। एरिया का करते हैं ना कि उस एरिया में से कितना निकल रहा है। तो ये तो फाई हो जाए, सॉरी ये थीटा क्यों लिख रहा हूँ मैं इसे। तो ये तो फाई हो जाएगा, ये ई कॉमन आ जाएगा, और ये कॉस थीटा, और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो इंटीग्रेशन किसका करोगे? डी ए का। किसका करोगे? डी ए। बताओ समझ में आया नहीं है? क्लियर हो गया? 0 से ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है?
ठीक है। अगर कोई शेप दे रखी हो या सर्कुलर दे रखा हो तो तुम इसका पूरा, अगर ये सर्कुलर होता तो पूरा सर्किल, मतलब ये जो सरफेस एरिया थी पूरी सरफेस एरिया सर्कल होती तो डी ए की वैल्यू क्या हो जाती फिर पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाती। तो इसे हटाकर हम यहाँ क्या रख सकते थे, हम इसे लेते थे फ्लक्स किसी सर्किल के लिए कितना हो जाता है ई कॉस थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। आगे करोगे तो इस तरीके की चीजें भी आएंगी। यहाँ तक सब क्लियर हुआ है नहीं? तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया है, ई सॉरी ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई, मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लक्स इक्वल्स टू ई कॉस थीटा और डी ए का सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल होता है पूरी सरफेस का, पूरी सरफेस आएगी, मतलब छोटी सरफेस नहीं आएगी, जो पूरी सरफेस है वो लानी है इसमें। सरफेस इंटीग्रल का ये मतलब होता है, इसको यहाँ पे ऐसे लगाना है, क्लोज्ड फिगर है ये, मतलब कोई ये क्या है, क्लोज्ड फिगर है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ये किसी क्लोज्ड फिगर में से पास होंगे। सर्किल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, इस तरीके से। क्लियर हुई बात नहीं हुई? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। और ये करना किसका इंटीग्रेशन, एरिया का। किसका करना है, एरिया का। मतलब यहाँ तक सब समझ में नहीं आया, आगे खोल दो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, पक्का। अब इसकी एसआई यूनिट बताओ क्या होगी, फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी बताओ। इसमें ई की क्या होती है, न्यूटन मीटर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ई का, फोर्स अपॉन चार्ज, तो न्यूटन कुलाम, इसीलिए तो फॉर्मूला लिखा जब गलत हो गई। तो न्यूटन पर कुलाम। एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, बस ये इसकी यूनिट हो गई। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। डायमेंशंस निकाल लो, तो बताओ फ्लक्स की डायमेंशन क्या होगी, न्यूटन की एम एल टी माइनस 2 और एल स्क्वायर और ए टी माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो एम एल क्यूब टी माइनस ए माइनस 1 और टी माइनस 1 कितना हो जाएगा, एम एल क्यूब टी माइनस, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, क्यों नहीं है वेक्टर क्वांटिटी बताओ, ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, कैसे पता चला ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डेफिनेशन, हाँ इसकी डेफिनेशन से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ई और डी ए, या फिर ई और ए का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ तक समझ में आई। अब एक साइंटिस्ट थे गॉस, उन्होंने अपने नाम पर ही एक थ्योरम दी, उन्होंने एक बात को फाइंड करा, ठीक है, गॉस थ्योरम कह दो उसे, या फिर क्या कह दो, गॉस लॉ। उन्होंने बड़ी मजे की बात कही, उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई क्लोज सरफेस है और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज होगा, ठीक है ना। जो उस एनक्लोज सरफेस में जो चार्ज है ना, उसका 1/एप्सिलॉन टाइम्स होगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? ये तो ये किसने बताया हमें, गॉस ने। और हम अभी पीछे पढ़ करके आए हैं, अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या पढ़ के आए कि ये सरफेस इंटीग्रल होता है किसका, ई और डी ए का डॉट प्रोडक्ट कह दो, या फिर सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा कह दो। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि सरफेस इंटीग्रल, यहाँ से इन दोनों को मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ व्हाट, ई डॉट डी ए किसके इक्वल होगा, 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज इन दैट क्लोज्ड सरफेस। उस क्लोज सरफेस के बीच में कितना चार्ज है। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा भाई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही थी, ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज है, ठीक है ना, और वो चार्ज कितना है, वो चार्ज Q है। तो अगर इस Q का 1/एप्सिलॉन टाइम्स कर दूं तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। और वो क्या था, वो सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए है। तो बताओ ये दोनों आपस में इक्वल हुए या नहीं हुए? आगे समझ में? बस अब यही हमें प्रूफ करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ करेंगे तो हम एक स्फीयर लेंगे, तो एक क्लोज सरफेस तो हमें लेनी पड़ेगी। तो जब भी गॉस लॉ लगाओगे तो तुम्हें गॉसियन सरफेस की जरूरत पड़ेगी, सरफेस। और ये गॉसियन सरफेस हमेशा कैसी होगी, एक क्लोज्ड सरफेस होगी। कैसी होगी, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है ना। तो इस बार हमने वो गॉसियन सरफेस क्या ले ली, स्फीयर ले लिया। इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है, इसके अंदर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ऐसे प्लस 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 इस तरीके से।
बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, हमने क्या करा, इसका ये सेंटर लिया, ठीक है, और इसके सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस पर गए तो कितना डिस्टेंस होगा, ये r, और यहाँ पर हमने एक बहुत छोटा एरिया ले लिया। हमने क्या ले लिया, बहुत छोटा एरिया। कितना एरिया लिया, dA। कितना लिया, dA। अब ये प्लस है, ठीक है ना, तो अब तुम मुझे बताओ प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होगा, यहाँ ये सरफेस है इससे परपेंडिकुलर, तो ये भी कितना होगा, 90 बाहर, ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। तो इस डायग्राम को देखकर मुझे बताओ थीटा। थीटा मतलब क्या, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा बताओ, 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर मैं इस पॉइंट पर कोई चार्ज रख दूं, क्यू चार्ज रख दूं इस पॉइंट पर, और मुझसे कोई कहने लगे कि फोर्स निकालो, तो बताओ फोर्स का फॉर्मूला, ये तो वैसे हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, हमें याद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन r²। ये सोर्स चार्ज है, क्या है हमारा सोर्स चार्ज। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं सरफेस या तो कह दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने जा रहे हैं। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, EdA का डॉट प्रोडक्ट, इनका EdA का सरफेस इंटीग्रल होगा या नहीं होगा? तो मैं सरफेस इंटीग्रल करूंगा, इसको लिख लूंगा मैं EdA cos थीटा, और अभी पढ़ कर आया हूं कि cos थीटा कितना है मेरा, EdA cos 0, क्योंकि ये जो थीटा होता है ये किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, वो तो अभी पढ़ गए हैं, वो 0 है। तो फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें कर सकता हूँ कि इसका आंसर सरफेस इंटीग्रल ऑफ EA हो जाएगा या DA। आया समझ में? और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, E को बाहर ले सकता हूँ और इसको कर सकता हूँ DA। ये मेरा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। मतलब यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? सेकंड, सॉरी, कौन सी इक्वेशन हो गई है, सेकंड। और फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या निकाला था, फर्स्ट इक्वेशन मैंने E की वैल्यू निकाली है। बताओ दिख रही है या नहीं दिख रही है? दिख रही है। अब मैं ये लिख सकता हूँ कि सरफेस इंटीग्रल, मतलब सरफेस, ये जो सरफेस इंटीग्रल है मेरा क्लोज फिगर का, तो वो स्फीयर है, तो यानी मुझे एरिया किसका लेना पड़ेगा, स्फीयर का। स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4/3 πr³। एरिया कितना होता है, वॉल्यूम थोड़ी लेना है, तो वॉल्यूम πr²। 4/3 नहीं, 4π। हाँ, अब मुझे बोलने दे करो, बताओ कौन बताएगा। ये एरिया किसके लिए निकालने जा रहा हो तुम, स्फीयर। स्फीयर का एरिया 4 सर्किल के बराबर होता है, यानी 4πr²। मैं ये बताना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा सा बोला था। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बट। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या करूँगा मैं इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन सेकंड मैंने लिखी है क्या इम्प्लाई करेगी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू E की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख दूंगा मैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। और जो ये सरफेस इंटीग्रल है एरिया, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 4πr²। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? अब तुम मुझे ये बताओ, 4π से 4π कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या आ जाएगी, 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। क्या प्रूफ हो गया ये बता दो बस तुम मुझे, गॉस लॉ प्रूफ हो गया। और ये भैया श्रेयांश तुम्हारे में तो आएगा ही आएगा, कर दोगे अभी से या नहीं, आगे भी समझ में? तो मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह दूं या सरफेस इंटीग्रल ऑफ E.dA, ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज इन दैट क्लोज्ड फिगर। उस क्लोज्ड फिगर में कितना चार्ज है उसके इक्वल होंगे। आगे खोलो, अब देखो क्या कह रहा है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉस थ्योरम। तो पहला क्या है, पहला है आपका कि गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली 3D फिगर, यानी ये 3D फिगर पे लगेगा, 2D फिगर पे नहीं लगेगा। यानी या तो हमें गॉसियन सरफेस कैसी बनानी पड़ेगी, स्फेरिकल, या फिर कैसी बनानी पड़ेगी, सिलेंड्रिकल। और तुम्हारे कोर्स में इन दोनों से ही काम चल जाएगा। ठीक है, दूसरा है टू स्टडी दिस वी हैव टू ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। मैं बता ही चुका हूँ कि भैया गॉसियन सरफेस, अगर कहीं पर भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है अब, तो गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। गॉसियन सरफेस क्या है, क्लोज्ड फिगर है, और वो एक तरीके से देखो तो ये भी बता ही दिया है कि या तो सिलेंड्रिकल होगी या फिर स्फेरिकल होगी। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? टोटल फ्लक्स डिपेंड किस चीज़ पे करता है, देखो अभी हमने टोटल फ्लक्स निकाला, क्या है, 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। और इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ कर आए थे हम, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं किसी क्लोज्ड फिगर में, किसी क्लोज्ड फिगर में से कितनी, हाँ ये मान लो स्फीयर बना दिया मैंने यहाँ पे, तो इस स्फीयर में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, उसे मैं कहूँगा
इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन नॉट यानी उस मीडियम की परमिटिविटी पर। और किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, उस सरफेस के अंदर कितना क्यू स्टोर है, कितना है, मतलब स्टोर नहीं है। बताओ समझ में आया नहीं आया? अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक डाइपोल है, ये ए है और ये बी है, ये कितना है माइनस क्यू और ये कितना है प्लस क्यू। इस डाइपोल की वजह से अगर तुमसे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे तो बताओ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? तो जब गॉसियन सरफेस यहाँ बनाओगे तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर इस डाइपोल की वजह से जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे तो क्या फॉर्मूला होगा? 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, और ये क्यू क्या होगा? Q1 प्लस Q2, ये माइनस क्यू प्लस क्यू कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये कितना हो जाएगा? जीरो। तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? जीरो। रीजन? बिकॉज नेट चार्ज कितना होता है? नेट चार्ज ड्यू टू डाइपोल कितना होता है? जीरो। तो जो भी गॉसियन सरफेस डाइपोल के इर्द गिर्द बनाओगे उसके अंदर चार्ज ही नहीं होगा, और जब चार्ज ही नहीं होगा तो फिर क्या नहीं होगा? जब चार्ज ही नहीं हुआ तो क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा क्या? फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट सर्टेन एरिया होगी क्या? नहीं होगी, बस खत्म होगी कहानी। और क्या? 5 बजे देखो बड़ा मजा आएगा इसे पढ़ने में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो सब नहीं पढ़ रखा है जी, ठीक है। अब मान लो हमने मीडियम चेंज कर दी, तो अभी तो हम पढ़ के आए हैं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDA, इनका सरफेस इंटीग्रल यानी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है और वो 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू होगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब एयर हो। जब क्या हो? एयर, या फिर वैक्यूम हो। लेकिन अगर एयर और वैक्यूम ना हो तो इस एप्सिलॉन को क्या कहोगे तुम? एप्सिलॉन m कहोगे या नहीं कहोगे? तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका फॉर्मूला है? एप्सिलॉन m/एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन m की वैल्यू कितनी होती है? K एप्सिलॉन नॉट। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? तो मैं इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ये भी ले सकता हूँ 1/K एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू लिख सकता हूँ। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी मीडियम के लिए आया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/K इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू K, ठीक है। अब इसे अलग अलग करके, क्योंकि मैं तो सिर्फ डेफिनेशन याद कराने के लिए लिख रहा हूँ कि 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड इन अ गॉसियन सरफेस। तो अब आप इसे एप्सिलॉन फाई m यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ मीडियम कितना हो जाएगा? 1/K इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? और ये जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन से इसके लिए होगा? एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए, तो इसे एप्सिलॉन नॉट कह सकता हूँ। तो यहाँ से एप्सिलॉन m किसके इक्वल होगा? 1/K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट कह सकता हूँ नहीं? तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी? एप्सिलॉन नॉट अपॉन फाई नॉट अपॉन फाई m। ये किसकी वैल्यू आ गई? डाइलेक्ट्रिक। तो बताओ मैं पहले ही तुमसे कह चुका था नहीं कि इसके लिए फॉर्मूले बनते चले जाएंगे आगे जाके। तो अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितने फॉर्मूले हो गए? पहला फॉर्मूला क्या हो गया था? एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर f नॉट अपॉन fm, और अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन वैक्यूम और एयर यानी फाई नॉट अपॉन फाई m। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? समझ में आ गई बात या नहीं? तो क्या करेगा वो इसमें? क्वेश्चन कैसे बना देगा? ये 3 चीज हो गई, फिर 1, 2 और 3। तो इनमें से कोई भी 2 चीज दे देगा। मान लो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया और एयर में कह दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है 2, तो मीडियम में निकालो वाटर में कितना होगा। निकालोगे नहीं? चलिए आ गया समझ में? चलो उड़ा दो इसको आगे। अब देखिए, अब एप्लीकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस। तो ये आएंगे 4 नंबर में आपके अभी यूनिट टेस्ट में, बाकी फिर नहीं आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन थ्योरम बहुत कम, बहुत ही कम, मतलब बहुत, क्योंकि चैप्टर इतने सारे, 70 नंबर का पेपर है, 300-400 टॉपिक हैं, हर में से 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2 ऐसे नंबर का आएगा। मतलब पढ़ना बहुत पड़ेगा, अभी तो नंबर ना आते बच्चों के। जितना सारा, तो इतना सारा पढ़ चुके हैं हम लोग, इतना 10th की फिजिक्स कंप्लीट हो जाती है, इतना एक चैप्टर है, ठीक है नहीं? तो अब इसीलिए तो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, और जो भी आएगा वो प्योर अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा। ये नोट्स हेल्प करेंगे, बट ये नोट्स नहीं आएंगे एग्जाम में। जो क्वेश्चन आएगा वो होगा इनसे ही, मतलब, लेकिन ये नहीं आएंगे, इनके जैसे आएंगे। जो इन्हें रट लेगा उसका कुछ नहीं होने का, बट बिना रटे भी काम नहीं चलेगा। याद करना लेकिन समझने के बाद, तब तुम उन क्वेश्चन को समझकर कर सकते हो, और फिर प्रैक्टिस करेंगे पहले ही, मतलब उससे पहले ही प्रैक्टिस करेंगे काफी सारे। चलिए, तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन लॉन्ग वायर। तो अब हम क्या ले रहे हैं? ड्यू टू थिन, ठीक है ना, और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है जी। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? तो ये हमारी कोई, हमने थिन वायर ली, बहुत पतली, बट तुम्हें सिखाने के लिए हमने इसे बना लिया। तो वायर की शेप कैसी होती है बताओ? हाँ, और ये मैंने इसके बीच में एक एक्सिस बना ली,
इसका मिड पॉइंट क्रॉस सेक्शन का। और मान लो अब इसमें चार्ज तो है, तो ये प्लस क्यू, ये ऐसे। एक्चुअली जो ग्रीन है ना, यही मेरी थिन वायर है। ये क्या है, मेरी थिन वायर। और ये जो सिलेंडर मैंने बनाया है, ये सिलेंड्रिकल क्या है, ये गॉसियन सरफेस है। ये क्या है, गॉसियन सरफेस। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? तो ये जो थिन वायर है ग्रीन कलर की, जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इस पर चार्ज है ये, ठीक है ना। इधर भी कितना है, इनफाइनाइट, और इधर भी कितना है, इनफाइनाइट। तो किसी एल लेंथ के लिए मैंने क्या करा है, गॉसियन सरफेस बना ली, जो कि कैसी बनेगी, इसके चारों तरफ एक सिलेंडर बनेगा। कैसा बनेगा, सिलेंडर। कोई दिक्कत? और इसमें फिर वही करूँगा मैं। तो इसमें मैं क्या करूँगा, छोटा सा एरिया ले लूँगा, एक बहुत छोटा सा एरिया इस सरफेस पे मैंने ले लिया। ये कितना एरिया लिया मैंने, डी ए। तो ये तो एक वेक्टर होता है। बताओ इस समय इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा या नहीं होगा? ये डी ए का डायरेक्शन हो गया, ठीक है, क्लियर हुई? और ये जो आपका ये जो प्लस प्लस है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे। कंडक्टर के नॉर्मल होता है, हमने पढ़ा था ना ये। तो यानी ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया इनके बीच में, एंगल बिटवीन एरिया थीटा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये हमारी पहली सरफेस बन जाएगी, ये हमारी दूसरी सरफेस, और ये कब सरफेस भी तो बनेगी। तो एक डी ए यहाँ लोगे, एक डी ए यहाँ पर भी लोगे, ठीक है। और ये जो कब सरफेस है, ये वाली यहाँ पर भी लोगे, एक यहाँ पर भी तो लोगे, एक डी ए। तो कितनी सरफेस ले रहे हैं हम, 3 सरफेस ले रहे हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो हमें कितनी जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, 3 जगह। तो पहले हम φ1 निकालेंगे इस एंड पर। नाम देना चाहो तो नाम भी दे सकते हो, उसका कोई नाम देना चाहोगे तो इस पर अगर मैं निकालूंगा तो क्या फॉर्मूला होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, जिसको मैं लिख सकता हूँ सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं है? इसी तरीके से जब यहाँ हो गए तो ये क्या हो गया आपका एरिया वेक्टर, और ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा अभी भी, 90। तो यानी अगर φ2 निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, 0। तो ये फर्स्ट सरफेस हो गया, ये सेकंड सरफेस हो गया, अब थर्ड सरफेस, ठीक है ना। तो एक तरीके से इसे तो आप कह सकते हो कि ये एक एंड पर है, ये फर्स्ट एंड पर है और ये सेकंड एंड पर है, और ये किसके लिए है, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए। तो इसके लिए जब ये फॉर्म लगाओगे ई डी ए कॉस थीटा, तो ज़रा ध्यान से देखो कि जब सिलेंडर बनाते हैं हम लोग और यहाँ पर एक छोटा एरिया लेंगे तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो यहाँ 0 डिग्री होगा, तो ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए हो जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं है, क्योंकि इंटू 1। तो ई बाहर ले लेंगे और ये सरफेस इंटीग्रल किसका होगा, डी ए। बताओ ये किसका इंटीग्रेशन, किसका एरिया चाहिए हमें, कब सरफेस एरिया। तो बताओ कब सरफेस एरिया कितना होगा हमारा, 2 पाई आर एच, और एच क्या होती थी इसकी हाइट, और जो कि इस केस में क्या होगी इसकी लेंथ। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ई इंटू 2 पाई आर एल, ये हो गया हमारा थर्ड। तो पूरी थिन वायर है जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाई, तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, φ1 φ2 और φ3। φ1 φ2 तो 0 है, तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये किसके हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो नहीं है। इसको इक्वेशन कुछ डाल देना, जो भी मतलब ऊपर से आ रही होंगी इक्वेशन चली हुई वो डाल देना, कोई दिक्कत यहाँ तक। बट ये जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये 1/ε टाइम्स इंटू क्यू होता है या नहीं, गॉसियन थ्योरम की वजह से होगा या नहीं होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड E इंटू 2 पाई आर एल 1/ε नॉट इंटू क्यू के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो E इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू थिन वायर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू थिन वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 पाई आर एल इंटू 1/ε नॉट इंटू क्यू। बताओ समझ में आया नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ E इक्वल्स टू 1/2 पाई ε नॉट, और ये Q
अपॉन आर एल। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। आप इसको भी इसका आंसर कह सकते हो कि अगर कोई थिन वायर है, अगर आपके पास कोई थिन वायर है तो उसके आर डिस्टेंस पर, ये एल लेंथ की वायर हो गई, तो उसके आर डिस्टेंस पर अगर तुम जाओगे, ठीक है ना। अब देखो बड़ा मजा आने वाला है इसमें, इसे इक्वेशन बोल देंगे हम लोग थर्ड। ठीक है, अब ये मेरी कोई एल लेंथ की वायर है और मैं इससे आर डिस्टेंस पर जाकर आपसे पूछूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो कितनी है ये है। आया समझ में? नहीं आया? क्योंकि ये एक वायर है, थिन वायर, और थिन वायर की क्या होती है, लेट एप्सिलॉन वो सॉरी लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी। बताओ लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, चार्ज की, लैम्डा इंटू लेंथ। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो ये थर्ड इक्वेशन मुझे क्या बताएगी कि E इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह लैम्डा एल और आर एल, तो ये इससे कट जाएगा। तो E इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। अब ये और भी आसान हो गया, एल तो कट गया। तो अगर अब तुमसे कहता है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है कोई, ठीक है ना, और इनफाइनाइट है, तो फिर उसका चार्ज कहाँ तक कैलकुलेट करोगे, मतलब तो फिर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका पूरा चार्ज तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, लेकिन अगर 1 मीटर पर क्यू पूछे तो ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही क्या है, लैम्डा होता है कि चार्ज अपॉन लेंथ, तो लैम्डा तो कर सकते हैं, तो लैम्डा आ गया। और फिर इससे कितने डिस्टेंस पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहे हो, तो बस ये फॉर्मूला लगा दो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। अब जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, तो ये 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो नहीं पता मुझे, लेकिन 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, ये के होता है। तो इसे वो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई। अभी गलत हो जाता है, तो नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर तो ये क्या बन गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी जो हमारे पास एक थिन लॉन्ग वायर है उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। बताओ समझ में आया नहीं? आ गया समझ में? अब तुम ये समझ लो कि अगर किसी वजह से हमें लैम्डा ना देके लेंथ दे रखी हो और चार्ज दे रखा हो, तो फिर उससे निकाल लो लैम्डा, या फिर इसमें वैल्यू रख दो कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एल, तो क्यू अपॉन एल रख देना इसमें, तो ये 2 क्यू अपॉन एल आर हो जाएगा नीचे। ये फॉर्मूला चलता है इसका। तो ये किसके लिए है, थिन वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। आ गया समझ में? और इनफाइनाइट नहीं होगी, लेंथ होगी, तो फिर ये फॉर्मूला ये रख देना बस इसमें। आगे समझ में आते हैं? मजा आया? ठीक है, अब इसी में एक और चीज देख लो, हो सकता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दे वो आपको, है ना, या सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो फिर यहाँ रख लोगे तो आ ही गया तो ना करना। ठीक है, अब इस पूरे को क्या कह सकते हैं हम, के कह सकते हैं ना, ये तो के है 9 इंटू, तो E इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2k एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। और ये याद रखना, ये के कौन सा वाला कांस्टेंट है, इसलिए से लिखना मत, क्योंकि अब इस के को कंफ्यूज मत करो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही रखो इसे, वरना तुम कुछ ना कुछ कांड कर दोगे एग्जाम में। सही कह रहा मैं, नहीं कह रहा? ठीक है, नहीं बस तुम अब ये याद रखो कि अगर थिन वायर है, इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे हम, ये कोई थिन वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और इससे 5 मीटर के डिस्टेंस पर तुम्हें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 कूलाम पर मीटर है। तो बताओ कैसे निकालोगे, E इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 2 जाए कितने हो जाएंगे 4, और R कितना है 5। कर लोगे नहीं कर लोगे? तो 9 चौक 36, और 36 को तो 7.5 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन फोर्स पर मीटर, नहीं कूलाम पर कूलाम, फोर्स पर यूनिट चार्ज है ना। हाँ, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं? आ गया समझ में? चलो आगे खोलो। अब देखिए, अब एरिया की वजह से कहेगा, अभी तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की बात कर रहा है, अब सरफेस की बात करेगा। तो अब मान लो हमारे पास कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, अब ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, मतलब प्लेन शीट है, तो इसका भी एरिया नहीं पता हमें। तो जब इसका भी एरिया नहीं पता तो हमने फिर इसमें गॉसियन सरफेस बना ली। और कैसी बनाई गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल। अब इसके अंदर तो प्लस क्यू बहुत फैला हुआ है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें कितने क्यू की जरूरत है, जितना इसके अंदर होगा, गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुई है? इसमें भी 3 सरफेस बना लेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये प्लेन शीट ऐसे है, और इसके अंदर जैसे ये पेन जा रहा है, ये स्थिति है इसके, मतलब आगे समझ में प्लेन शीट की बात। तो फिर यहाँ पर एक वो निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा और एक कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया सबको समझ में? तो ये मेरी फर्स्ट सरफेस हो गई, ये मेरी सेकंड सरफेस हो गई और ये मेरी थर्ड सरफेस हो गई। यहाँ पर डी ए, सब जगह कितना छोटा छोटा एरिया लूँगा मैं, डी ए। यहाँ पर भी कितना छोटा एरिया लूँगा, डी ए। क्लियर हुई बात या नहीं? तो अब ये देखो, ये ऐसे है और इस पे प्लस 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 है, तो बताओ इधर से आपका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ। बताओ ये समझ में आया नहीं आया? क्योंकि ये समझ में आएगा तभी तुम्हें ये समझ में आएगा यहाँ पे थीटा कितना है, 0। तो यहाँ पर भी थीटा कितना होगा, 0। आया समझ में? लेकिन इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर अगर तुम चेक करोगे तो इस पे एरिया वेक्टर तो होगा इस तरफ, लेकिन इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, इधर, और इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90। और जब एंगल 90 तो Q3 कितना हो जाएगा, 0। तो डायरेक्ट भी बता सकता हूँ मैं इसे। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो टोटल फ्लक्स जो है आपका वो किसके इक्वल होगा, फ्लक्स पहली सरफेस, दूसरी सरफेस और तीसरी सरफेस। बताओ क्लियर हुआ नहीं? अब जो पहली सरफेस है इसमें भी यही फॉर्म लगेगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। इसमें भी ये लगेगा ई डी ए कॉस थीटा, बट इसमें कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 90। और इसमें भी ई डी ए कॉस थीटा। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? ये कौन सी सरफेस है, फर्स्ट। ये कौन सी सरफेस है, सेकंड। और ये थर्ड, हाँ थर्ड। और ये कौन सी सरफेस है, सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चाहो तो इसमें θ1 θ2 θ3 कर देना ऐसे, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में सेम, θ1 θ2। ठीक है ना? तो इसमें वैल्यू रखते हैं, तो ये 0, तो ये कितना हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, ये 0 हो जाएगा, और ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ? फिर 2e बाहर आ जाएगा और ये सरफेस इंटीग्रल किसका हो जाएगा, डी ए का। अब सरफेस कैसी है ये बताओ? गधे कहेंगे, उससे भी बड़े गधे। भाई ये सिलेंडर था ना, और ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस ली गई है ना, तो ये सरफेस कैसी है इसका वो करेंगे ना, मतलब क्या होगा, सर्कुलर। तो इसमें सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए कितना हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2e और पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट। और फिर गॉस थ्योरम लगा देना। तो गॉस थ्योरम से ये कितना होता है, 1/ε0 इंटू क्यू। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत होता? तो 2e इंटू पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1/ε0 इंटू क्यू। बताओ कोई दिक्कत होता? e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 पाई, और ये ε0 उठा लिया हमने, और q के साथ नीचे क्या आ गया, आर स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत हो तो? आ गया समझ में? बट क्योंकि ये सरफेस है तो यहाँ पे क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ से चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, तो हमने गलती कर दी। फिर से पाई आर स्क्वायर को हम ए लिख कर चलेंगे। क्या लिख कर चलेंगे, ए। अब इसे लिखो ही मत फिर, ठीक है ना? तो इस मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ कि ये भी ना मिटे और वो भी रहे। तो इसकी जगह क्या लेके चलेंगे, एरिया। इसकी जगह क्या लेके चलेंगे, एरिया, क्योंकि हट जाएगा ना एरिया, ठीक है ना? तो फिर इसमें चेंज आएगा आपका, इसमें क्या चेंज आएगा कि E इक्वल्स टू 1/ε0 Q/A। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? और इस वाले फॉर्मूले से कि सर ये क्या है आपकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या फॉर्मूला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, चार्ज अपॉन एरिया। तो ये Q/A हो गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? E इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू Q, ओ सॉरी हाँ मैंने गड़बड़ कर दी। भाई रुक जाओ यार, इतना परेशान मत करे करो मुझे। Q की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा A, और यहाँ पर सिग्मा है अपॉन A, ये इससे कट गया, मज़ा ही मज़ा आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई सिग्मा अपॉन ε0। किसकी वजह से, ड्यू टू अ प्लेन शीट, ड्यू टू अ प्लेन इनफाइनाइट शीट। कोई एक प्लेन इनफाइनाइट शीट है ऐसी है, ठीक है? इस तरफ को, दोनों तरफ को कैसी है, इनफाइनाइट, यानी इसका एरिया नहीं है। तो फिर तुम 1 मीटर लेकर उसमें चार्ज ढूंढ लेना, तो वो क्या हो जाएगा, वो सिग्मा हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ समझ में आया नहीं है? आंसर चेक करो। तो एक प्लेन शीट का अगर एक प्लेन शीट है और उससे r डिस्टेंस पर तुम जा रहे हो, चार्ज ना वो तो उसके चारों तरफ यही रहेगा,
r डिस्टेंस की भी इसमें कोई महत्वता नहीं रहेगी। बस तुम्हें क्या बताना है कि कोई प्लेन शीट है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आया ना मेरा आंसर? हाँ यही आया। लेकिन एक बात बताना जरा, ये शीट है तो ये इस शीट की वजह से किस तरफ रहेगी, इस तरफ रहेगी ना, मतलब है नहीं, तो इस तरफ भी तो रहेगी। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, कुछ छोड़ दिया। क्या छोड़ा हमने यहाँ? ये 2 छोड़ दिया, ये 2 छोड़ दिया था, ये 2 आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ भी 2 आएगा, फिर यहाँ भी क्या आएगा, 2 आएगा। बस अब सही है। अब आ गया समझ में? नहीं आया दोबारा करूँगा या आ गया समझ में? पक्का आ गया ना? चलो एक बार और देख लो। ये आपकी कोई प्लेन सरफेस है तो इसमें तुम्हें क्या बनानी पड़ेगी, एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। ये मेरी गॉसियन सरफेस हो गई, इसमें प्लस क्यू, ये प्लस चार्ज ऐसे। अब मुझे नहीं पता कि इस सरफेस का चार्ज कितना है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए जब चार्ज नहीं होगा, सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा ए। चाहो तो शुरू में ही निकाल लेना, कोई दिक्कत यहाँ? कितनी सरफेस होंगी, फर्स्ट सेकंड, और ये कर्व्ड सरफेस आपकी हो जाएगी थर्ड सरफेस। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें क्या है कि ये प्लेन शीट तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ऐसे नहीं होगी, ये होगी इस तरीके से, ऐसे है नहीं। अब ये भी गलत बना दिया, ऐसे ऐसे। अब आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, इस तरीके से ये, और इसमें ये सिलेंडर है हमारा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लूँ, यहाँ पर ये मैंने छोटा एरिया लिया, कितना, डी ए, और इसकी वजह से जो चार्ज है प्लस क्यू, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर। तो बताओ θ1 कितना होगा, 0। सेम यहाँ पर अगर आप क्या लोगे, एक छोटा एरिया लोगे डी ए, तो एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, और इस शीट के इस वाले पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इधर। तो θ2 कितना होगा, 0। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, इधर। तो दोनों के बीच में θ3 कितना होगा, 90। और जब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो भाई, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी हो, परपेंडिकुलर, तो उस समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0। या फिर ऐसे भी समझ लो कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0, क्योंकि इसका फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा होगा, नहीं होगा। और जब ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो यानी ये 0। तो नेट फ्लक्स जब निकालोगे तो क्या बचेगा, बस φ1 प्लस φ2। दोनों कैसे हैं, सेम है, तो 2φ हो जाएगा, ये नेट हो गया। और ए की वैल्यू कितनी होगी, ई सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, वो कॉस तो 0 हो गया, लिखना चाहो तो लिख देना। तो फिर क्या करोगे, ई बाहर आ जाएगा और सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डी। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? तो अब देखो, क्योंकि लिखना तो है ही, तो उसमें ये जो सरफेस इंटीग्रल है एरिया का, इसको ए लिखोगे, इसकी वैल्यू नहीं लिखोगे पाई आर स्क्वायर। कुछ जगहों पर जरूरत पड़ेगी, मैं भी करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि कहीं कहीं पर वो आर की वैल्यू देगा, तो तब हम इसे करेंगे, मतलब जब न्यूमेरिकल आएगा तभी करेंगे, फिलहाल छोड़ देते हैं। तो ये आया समझ में? तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया हमारा, 2EA, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और गॉस थ्योरम से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो हम यहाँ से 2EA को Q एप्सिलॉन नॉट के इक्वल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। और यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि सिग्मा जो है वो Q अपॉन A के इक्वल होता है, तो Q की वैल्यू सिग्मा A हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा A अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। A से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वजह से हो गया, थिन प्लेन शीट की वजह से। कोई थिन प्लेन शीट है हमारी इस तरीके से, ये थिन प्लेन शीट है, और फिर इसमें हमने ऐसे गॉसियन सरफेस बनाई थी, और इस पर ये क्या है आपका चार्ज। बताओ समझ में आया नहीं आया? अब इसमें ये ऐसे बनाने का मतलब है तुम्हें 3D समझ आ जाए। चले आगे समझ में, आगे खोलो, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं हमारे, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है तुम्हारा? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है यहाँ तक? चैप्टर तो खत्म ही हो गया मतलब, अब बस एक वो और रह रहा दिखा शायद, नहीं वो सॉलिड है ही नहीं आपका, स्फेयर भी है अभी है। अब छोड़ दूं तुम्हें, अब पढ़ लो क्योंकि काफ़ी सारा हो गया, क्योंकि ये बेसिक है इसका गॉस का। अगर ये 2 केस और गॉस हो गया और पीछे का हो गया तो फिर अगला वाला तो आसान है, वो तो सब सेम ही है, मतलब फिर यही चलता चला जाएगा, मतलब आगे का आंसर भी सेम है, क्योंकि जब सॉलिड स्फेयर से करोगे ना तो स्फेरिकल मतलब स्फेयर लोगे। अभी तो हमने प्लेन शीट ले ली क्योंकि उसमें क्या लाना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। थिन लॉन्ग वायर ले ली तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। अभी वॉल्यूम डेंसिटी रह रही है ना, तो उसके लिए स्फेरिकल, उसके लिए स्फेयर लेना पड़ेगा। तो उस स्फेयर के जो आंसर्स आएंगे ना वो पहले जैसे ही आएंगे, वो ऐसे ही आएंगे कि जैसे मान लो ये Q चार्ज है ना Q1 और ये Q2 चार्ज है R डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है ना इसकी वजह से वही आंसर आएगा। बस ये बड़ा ही तो स्फेयर हो जाएगा, सोच के देखो खुद। अगर मैं इससे R डिस्टेंस पे चला जाऊं, ठीक है, और ये चार्ज Q1 था, ये Q2 था, तो बताओ यहाँ पे E की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/R²। होगी या नहीं होगी? ये तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये सोर्स चार्ज है। अब अगर ये बड़ा स्फेयर के अंदर चार्ज है, मतलब मैं ये कह दूं कि ये स्फेयर के अंदर चार्ज है, ये स्फेयर के अंदर चार्ज है, तब भी तो यही आंसर होगा। सही कह रहा हूं मैं, नहीं कह रहा? बस ये चार्ज थोड़ा बड़ा हो गया, ये चार्ज पॉइंट चार्ज, मतलब ऐसा हो गया कि ये स्फेयर है और ये क्या है, चार्ज्ड है, मतलब। तो यहां से R डिस्टेंस पर अगर जाओगे तो उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसी फॉर्मूले से निकलेगी जितने सोर्स चार्ज से निकाल रहे थे तुम। पल्ले पढ़ रही है बात या नहीं पढ़ रही? क्यों नहीं पढ़ रही? अबे गधे, अगर ये सोर्स चार्ज था ये, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और यहाँ से R डिस्टेंस पर इस P पॉइंट पर मैं तुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछूं तो बता क्या है? ये Q चार्ज है, ये पॉइंट P है R डिस्टेंस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था कि Q चार्ज के आसपास का वो स्पेस जहां पर टेस्ट चार्ज आकर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसका फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये इसकी वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या नहीं करेगा? तो इस पॉइंट चार्ज के अगर पूरा मैं कंडक्टर रख दूं, यहाँ पे एक स्फीयर रख दूं, तो भी तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी हिसाब से, बस Q की वैल्यू तो चेंज होगी। अब आ रहा कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं? बस उसमें एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा कि ये जो R का डिस्टेंस है, एक बार हम ऐसे लेंगे कि ये स्फीयर से बाहर चला जाए, एक बार हम ऐसे लेंगे कि स्फीयर की सरफेस पे आ जाए, और एक बार ऐसे लेंगे कि उसके अंदर आ जाए। तो अगर ये होलो है तो होलो का मतलब है कि इसकी सरफेस पे चार्ज होगा। तो अगर इसकी सरफेस पे चार्ज होगा और तुम इसके अंदर जाओगे तो अंदर तो कोई चार्ज नहीं होगा, तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इसके इस पर आएंगे तो बस इसकी रेडियस चेंज हो जाएगी। इसकी रेडियस ही क्या हो जाएगी, जब ये फॉर्मूला लिखते हो तुम 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R²। बताओ ये किसका फॉर्मूला है, ये बताओ मुझे। ये फॉर्मूला किसका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? ये फॉर्मूला है कि ये कोई Q चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसकी सरफेस पे चार्ज है Q, तो वो Q मैं पॉइंट चार्ज लूं या ऐसे एक स्फीयर बना दूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है जी। और मैं इसके रेडियस पे आ चुका हूं, तो बस इस R की जगह क्या आ जाएगी, इसकी कैपिटल R आ जाएगी। जब बाहर जाओगे तो वो वाला डिस्टेंस आ जाएगा, इनसाइड कोई चार्ज होगा नहीं। आ गया समझ में? नहीं आया? पक्का आ गया? और करेंगे भी भाई, लेकिन समझ में आना भी तो चाहिए, क्योंकि मैं पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, फिर बिना उसके समझ में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं आ रहा तो फिर से देख लो। ये प्लस Q चार्ज है, ये अपने आसपास क्या बना रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। बताओ इसकी डेफिनेशन बताई थी या नहीं बताई थी कि इसके अंदर अगर तुम एक टेस्ट चार्ज लेकर आओगे इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, जो कि इससे R डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है भाई साहब, नहीं होता? अब इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ये Q1 जो कि कितना है Q, ये Q2 जो कि कितना है Q0। तो बताओ फिर क्या होगा, बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 जो कि Q है, Q2 और ये R²। तो इसको उठा के मैं यहाँ रख दूं तो ये Q0 से Q0 कट जाएगा। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q। बता समझ में आया नहीं आया? तो बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चार्ज अभी ये सिंगल चार्ज था ना, इसकी जगह एक स्फीयर रख दो जो कि चार्ज्ड है, और ये होलो स्फीयर है, तो इस पे चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पे। तो Q1 की जगह ये वैल्यू ये ले लेगा, इसका एक सेंटर होगा। इस सेंटर से अगर मैं R डिस्टेंस पर तेरे से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो बता वो कितना होगा? वो इतना ही होगा। और ये बात अब हम कैसे प्रूव करेंगे? गॉस थ्योरम से करेंगे। कैसे करेंगे? गॉस थ्योरम से। आ रही समझ में? बात नहीं आ रही? क्लियर हो गई बात?
तो बस क्या चीज चेंज होगी, यहाँ आर की वैल्यू चेंज होगी, इसमें ये वाली आर की वैल्यू हो जाएगी, जब इसमें आएंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस स्फीयर का रेडियस, और अंदर जाएंगे तो कोई चार्ज, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, क्योंकि अंदर मैं यहाँ एक वो बना लूं, एक गॉसियन सरफेस बना लूं ये, ठीक है, बताओ तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना, कितना भी नहीं, ठीक है, हाँ, और ये स्फीयर में इतनी ही बड़ी अगर एक गॉसियन सरफेस बना लूं तो ये आंसर आएगा, बस इस छोटे आर की जगह बड़ा आर आ जाएगा। और अगर मैं आर डिस्टेंस पे जा रहा हूं और मैं आर वाली बना लूं तो अब इसके अंदर ये चार्ज आ जाएगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है? पक्का? ये करेंगे हम आगे चल के, ठीक है। तो अब जितना पढ़ाया उसे लिख लो, समझ लो और याद कर लो, वरना तुम्हारा बैंड बज जाएगा।